सर स्टार्ट किया आपने? हेलो? 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 कह रहा हूँ आप स्क्रीन शेयर कीजिए, आपके पास जो भी कंटेंट है आप आपके मोबाइल से ऑपरेट कर सकती हैं अभी। अच्छा, अच्छा ठीक है। हाँ, ओके। आपको को-होस्ट बनाया है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है चलेगा सर। सर स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ मैडम, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। ओके। तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अ, बीएमसी एजुकेशन 10वीं में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा सिंह, प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से। आज हम लोग का विषय है गणित भाग 1 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना दुष्काल की वजह से या महामारी की वजह से हम लोग का स्कूल जाना तो बंद है, बट हमारी जो शिक्षा है या एजुकेशन वो चल रही है ज़ूम मीटिंग के माध्यम से, गूगल मीटिंग के माध्यम से हमारा एजुकेशन चल रहा है। तो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग आगे की कुछ चीज़ें और भी सीखेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मई में होने वाला है। तो अभी आप लोगों के पास समय तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट ही हो जाएगा, तो टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। तो जितना हो सकता है आपका ये जो टाइम है 3 महीने का टाइम भी अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत बेटर होगा और इवन सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि गणित भाग 1 में आप सभी को पता होगा कि 6 चैप्टर थे। उसमें से 2 चैप्टर कैंसल हो गए हैं। एक आर्थिक नियोजन और एक सांख्यिकी दोनों चैप्टर कैंसल हो गए हैं। सिर्फ 4 चैप्टर हैं आपके पास। तो अब ज और ऊपर से उन 4 चैप्टर में भी बहुत सारे पोर्शन आपके कैंसल हैं। तो जितना भी है गणित आपके लिए और भी ईज़ी और सिंपल है। आप लोगों को गणित में पास होना तो अलग बात है, आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं गणित में। अगर आप थोड़ी-सी भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमारा जो गणित का पेपर होता है, वो 60 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमको 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। आप सभी ये बात जानते हैं, ठीक है? उसमें से ये भी आप जानते हैं कि 2 चैप्टर जो है आपके कैंसल हो गए हैं, सिर्फ 4 चैप्टर है, तो 4 ही चैप्टर पे आपको फ़ोकस करना है। तो अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान देंगे तो एक चैप्टर में कुछ नहीं तो कम से कम 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएँगे ही एग्ज़ाम में। तो एक-आध चैप्टर भी आप एकदम अच्छे से मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप एक-आध चैप्टर ही पढ़ के जाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन जिन बच्चों को ऐसा डर लग रहा है कि हम पास हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे, अगर वो एक-आध चैप्टर पे भी फ़ोकस करेंगे, तो बहुत अच्छे मार्क्स उनके आ सकते हैं। और बाकी जिन बच्चों को अच्छा स्कोर करना है, 80 अबोव स्कोर करना है, उनके लिए तो बहुत ही सिंपल है। और गणित की सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारा गणित भाग 1 है या गणित भाग 2 है, दोनों में ये है कि जो भी क्वेश्चन्स हैं, सब आपके बुक से आते हैं। कहीं पे भी बाहर से नहीं आते हैं। ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि आपका 90% जो आपका पेपर है, सब बुक से है। इवन क्वेश्चन के जो नंबर्स होते हैं, जो संख्या है, वो भी नहीं बदल के आते हैं। वो भी जो आपके बुक में दिए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है। और कुछ एग्ज़ाम्पल्स जैसे हमारे बुक में प्रसंग स्टार्ट होने से पहले कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे रहते हैं, या तो क्वेश्चन उसमें से आते हैं, या तो फिर हमारे प्रसंग में से क्वेश्चन आते हैं, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो आपके लिए गणित में पास होना बहुत ही ईज़ी है क्योंकि आपको बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके बुक में अगर आप वही अच्छे से पढ़ लेंगे, स्वाध्याय और उदाहरण जो दिए हैं, वही एक बार बस आप हल कर लेंगे, तो भी आप अच्छे से अच्छा मार्क्स अपना स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है बस और ये भी है कि पोर्शन बहुत कम हो गया आपका देखा जाए तो। चैप्टर्स कैंसल हो गए हैं, जो चैप्टर है उसमें से भी पोर्शन कट हो गए हैं। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल गणित की व्यू कि आपका गणित में आपको कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में। तो जो आप हमारे 4 चैप्टर्स हैं, उसमें से आज हम लोग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण इसके बारे में आज हम लोग समीक्षा करने वाले हैं। समीक्षा अर्थात हम लोग आज उसका अवलोकन करेंगे कि उस चैप्टर में किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, कैसे-कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं,
और आपको कैसे वो हल करना है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग सभी का जहाँ तक मुझे पता है कि हम लोग के जो बीएमसी एजुकेशन यूट्यूब के माध्यम से या ज़ूम के माध्यम से जो चल रहा है, उसमें भी और आपके जो स्कूल्स हैं, स्कूल में भी आपके सभी के पोर्शन हो चुके हैं। आपके सभी सब्जेक्ट के पोर्शन हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ रिवीजन करना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है, तो अपनी जो सब्जेक्ट टीचर हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी चाहें आप वैसे पूछ सकते हैं। 3 महीने का समय है, अब आपके पास सिर्फ रिवीजन करने के लिए समय है। तो उसी में आज हम लोग 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण की आज हम लोग समीक्षा या अवलोकन करेंगे कि ये चैप्टर में किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों? अ, एक सेकंड ना सर। सर ये पेपर दिखाई दे रहे हैं क्या? हेलो? 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 हाँ मैडम, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है क्या सर? सर दिखाई दे रहा है पेपर अच्छे से ना? हेलो? 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 तो ठीक है, तो आज हम लोग 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में दिखाई दे रहा है मैडम, आप स्क्रीन चालू रखिए, दिखाई दे रहा है। ओके, चलेगा सर, ठीक है। बीच में ऐसा बोल नहीं सकता हूँ ना मैं, इसके लिए। ओके, ओके, चलेगा सर, ठीक है, ओके। ठीक है। तो आज हम लोग 2 चरांक वाले समीकरण 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण की जो समीक्षा करने वाले हैं, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A से चालू करेंगे। जैसा आप सभी को, जहाँ तक मैं ये समझ रही हूँ कि आप सभी को हमारा मैथ्स का पेपर पैटर्न पता है कि क्वेश्चन 1A और 1B आता है, क्वेश्चन 2A और 2B आता है, क्वेश्चन 3A और 3B आता है, क्वेश्चन 4 और 5 इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1A से। ठीक है? तो देखिए 1A जो क्वेश्चन है, एक सेकंड। स्केल देना, स्केल नहीं, स्केल। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1A से हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1A में सबसे पहले जो आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? इसमें आप लोगों को विकल्प दिए होते हैं। इसमें आप लोगों को विकल्प दिए होते हैं और उन विकल्पों में से आपको एक आंसर चूज करना होता है। ठीक है? तो ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1A आता है और ये क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। क्वेश्चन होते हैं और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं। और आप लोगों को इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप लोग को मतलब चारों के चारों क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके 6 चैप्टर में से 2 चैप्टर कैंसल हो गए हैं। अभी आपके पास सिर्फ 4 चैप्टर है। तो उन 4 चैप्टर में से आप ये समझ के चलिए कि हर चैप्टर से एक-एक क्वेश्चन आ सकता है। इतनी बात आप समझ के चलिए कि हर चैप्टर से एक-एक क्वेश्चन आ सकता है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को इस प्रकार से विकल्प दिए होंगे और उन विकल्पों में से आपको सही आंसर चूज करना होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में। तो दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया है 4x + 5y = 19 का आलेख खींचने के लिए x = 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ये हमको क्वेश्चन दिया है, हमको एक समीकरण दिया है 4x + 5y = 19। इसका आलेख खींचने के लिए यदि x = 1 है तो y का क्या मान होगा ये हमको बताना है। ठीक है, और ऑप्शन में हमको क्या दिया है? ऑप्शन में हमको दिया है 4, 3, 2 और -3। ये 4 हमको ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से हमको राइट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप ये याद रखिए कि ये जैसा मैंने ये प्रश्न सॉल्व किया है, ठीक है, तो इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप पेपर सॉल्व करते वक्त ये सामने सॉल्व करके दिखाएं। आप चाहे तो इसको रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मार्क्स है हमको कौन सा ऑप्शन सही है उसके ऊपर मार्क्स है। ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी सही है कि डी, ये ऑप्शन के ऊपर मार्क्स है, हमको सॉल्व करने पे मार्क्स नहीं है। इस क्वेश्चन में हमको ऑप्शन लिखना है कि ए बी सी डी। जैसे हम लोग कौन बनेगा करोड़पति वगैरह में देखते हैं, हमको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं ए बी सी डी, वैसे ही इसमें भी हमको 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। तो हमको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन लिखने पे हमको मार्क्स मिलने वाले, ना कि सवाल हल करने पर। तो अब ये जैसा हमको समीकरण दिया है 4x + 5y = 19, ये समीकरण हमने लिख लिया। अब क्या दिया हमको आगे क्वेश्चन में? x = 1 हो तो, मतलब x का मान क्या दिया है? 1। तो इस समीकरण में हम लोग क्या करेंगे? जहां पर x है वहां पर क्या लिखेंगे? 1। x = 1 रखने पर, अभी x कहां पर है? 4x के बाजू में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 1 मान रख देंगे। y का मान दिया है क्या? नहीं दिया है। y का मान हमें ज्ञात करना है, तो y का मान नहीं दिया है। तो क्या करेंगे? x की जगह पर हमने 1 रख लिया, y का मान वैसे ही रहेगा, समीकरण वैसे का वैसा लिखेंगे। ठीक है, 4 का गुणा 1 में होगा, 4 एकम 4, 5y वैसे का वैसा उतार लिया, बराबर वैसे का वैसा उतार लिया, 19 वैसे का वैसा उतार लिया। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या किया मैंने? हमको एक समीकरण दिया है जिसमें हमको x का मान दिया हुआ है और y का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे उस समीकरण में? जहां पर x है वहां पे x का जो मान दिया है क्वेश्चन में वो अपने मन मर्जी से मत मान रख देना कि x = मैं तो 3 रखूंगा, नहीं मैं तो 2 रखूंगा। इस प्रकार से नहीं रखना है बेटा, आपको जो क्वेश्चन में मान दिया है वो रखना है। तो क्वेश्चन में मान क्या दिया है? x = 1। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर x = 1 का मान रखेंगे। तो जहां पर x है, अभी ये जो समीकरण था 4x + 5y = 19, अब इसमें x की जगह पे मैंने क्या रख दिया? 1। तो यहाँ पर 1 रख दिया, 4 एकम 4, 5y वैसे उतार लिया, 19 वैसे उतार लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे? हमको y का मान निकालना है, तो y को इस तरफ ही रहने देंगे, जो चरांक वाली संख्या है उसको इस तरफ ही रहने देंगे और जो संख्या है उसका पक्षांतर करेंगे। चरांक को इस तरफ रहने देंगे, संख्या का पक्षांतर करेंगे। अब आप लोग ध्यान देंगे कि 4 जो है यहाँ धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग क्या मानते हैं? 4 क्या है? धनात्मक है। अब 4 का हम लोग क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, मतलब बराबर के उसको इस तरफ लेके आएंगे। जैसे हम लोग किसी चीज का पक्षांतर करते हैं, मतलब इस जगह से उसको बराबर के इस तरफ से उसको क्या करेंगे? हम इस तरफ लेके आएंगे। तो जैसे हम लोग पक्षांतर करते हैं किसी भी चीज का, धन का पक्षांतर करेंगे तो वो ऋण हो जाता है, ऋण का पक्षांतर करेंगे तो वो धन हो जाता है, गुणा का पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा और भाग का पक्षांतर करेंगे तो गुणा हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब 4 का हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यहाँ 4 क्या है? धन में है, तो जब इस तरफ आएगा तो 4 क्या हो जाएगा? ऋण में हो जाएगा। 4 के आगे कौन सा निशान लग जाएगा? ऋण का। अब 19 में से 4 गया, कितना आएगा? 15।
तो 5y को वैसे का वैसा उतार लिया, बराबर को वैसे का वैसा उतार लिया, 19 में से 4 घट गया, कितना बचा? 15। तो 5y बराबर हमको मिल गया 15। अब जैसे मैंने बताया था, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलता है, धन का ऋण होता है, ऋण का धन होता है। ये याद रखो, गुणा का भाग होगा, भाग का गुणा। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे अगर 5y, तो ये जो 5y है, ये 5y के साथ क्या है? गुणा में है, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब ये क्या है? गुणा में है। तो अब अगर हम लोग 5 का पक्षांतर करेंगे, तो जब वो यहाँ गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है? देखो इनके बीच में कोई निशान नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो हम लोग क्या समझते, क्या मानते हैं? उनके बीच में क्या होता है? गुणा होता है। तो 5 और y के बीच में क्या है? गुणा है। और हम लोग 5 का पक्षांतर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको y का मान निकालना है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 का पक्षांतर कर रहे हैं। तो जैसे हम 5 का पक्षांतर करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा? 15/5। अब इसको भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 15। तो y बराबर कितना मिला? 3 मिला। y बराबर मिला 3। अब ये ऑप्शंस देख लेंगे हम लोग, इसमें से 3 कहीं पर है क्या? 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर बी। हम लोग को इसका आंसर 3 नहीं लिखना है, हमको इसमें ऑप्शन बताना है कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी। हमको इसमें आंसर पे मार्क्स नहीं है, हमको इसमें ऑप्शन लिखने पे मार्क्स है। तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा? बी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है? आई होप आप लोग को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई थिंक आप लोगों ने ये पहले 9th वगैरह में भी किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1A में इस प्रकार से एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण इस प्रकरण से। ठीक है, ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 1A में। अब हम लोग क्या करेंगे? दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि 1A में, यहाँ 1A में दूसरे टाइप का क्वेश्चन 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण से किस प्रकार के या कौन से टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हमको, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A की ही बात कर रहे हैं, तो हमको ये पता है कि इसमें क्या होंगे? 4 ऑप्शन होंगे और उस ऑप्शन में से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? x तथा y चरांक वाले युगपत समीकरण के लिए यदि dx बराबर 49 है, dy बराबर 63 है तथा d बराबर 7 हो तो x कितना होगा या x का मान क्या होगा? ये हमको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में x और y चरांक वाले युगपत समीकरण के लिए हमको dx का मान दिया हुआ है, क्वेश्चन में dy का मान दिया है और d का भी मान दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि x का मान कितना होगा और इसमें हमको 4 ऑप्शन भी दिए हैं, 7, -7, 1/7, -1/7। ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो जैसा अभी हम लोगों ने पहले से पढ़ा है, जैसे आप सबका पोर्शन हो चुका है, हम सबको मालूम है कि फॉर्मूला क्या है x का मान ज्ञात करने के लिए। x का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है x बराबर dx/t। ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि x का मान ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है? x बराबर dx/d। तो dx का मान क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में? 49। तो dx की जगह हम लोग क्या कर लिखेंगे? 49। ठीक है, d का मान क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 7। तो हम लोग d की जगह, फॉर्मूले में d की जगह क्या लिखेंगे? 7। अब 49/7 दिया हुआ है हमको, तो क्या करेंगे? 7 में 49 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 सते 49। तो आंसर क्या मिला हमको? 7। तो x बराबर क्या मिला है? 7। अब ये जो 7 मिला है, इसको हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन में कहाँ पर है ये? ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर। समझ में आप लोगों को कैसे करना है? इसमें हम लोगों को क्या दिया था? dx का मान दिया हुआ था, dy का मान दिया हुआ था, d का मान दिया था और हमको ज्ञात क्या करना था? x का मान। ठीक है,
जो भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है इसमें याद रखो कि आपको सिर्फ आंसर आप सामने सामने नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, आप ये जाके रफ में करिए, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये आपको सही सही लिखना है। ये आपको आप आंसर लिख दो और ऑप्शन नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसमें ऑप्शन सही लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मान लो इसका एक तरीके से ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि अभी हमको x का मान है, वैसे हमको ये ऐसे आ सकता है कि y का मान ज्ञात करो। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि dx का मान ये दिया हुआ है, dy का मान ये दिया हुआ है, d का मान ये है, तो y का कितना मान होगा। तो y का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है, y बराबर dy बटे d, ठीक है। ये सूत्र है, आप लोगों को पता है। तो dy का मान क्या है, dy बराबर -63 बटे, जैसा फॉर्मूला में वैसा वैसा उतारना है, बटे में क्या है d का मान कितना है 7, तो d का मान क्या करेंगे 7 लिख देंगे, बराबर को उतार लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है भाग देने पे क्या आएगा, 7 9 63, और इसके आगे क्या लगा है माइनस, तो उत्तर किस में रहेगा माइनस में, ठीक है। तो y बराबर क्या आएगा -9, ये आएगा आपका उत्तर, ठीक है। अगर ये y के लिए क्वेश्चन आएगा तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, dy बटे d, और x के लिए आएगा तो हमको क्या यूज करना है dx बटे d, ठीक है। तो इस प्रकार के ये 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1A में, ओके। और जैसे कि अभी ये y वाला तो मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व किया है, तो ये कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व किया है, लेकिन बाकी जो भी आप सॉल्व करेंगे वो आपकी ऑप्शन के साथ मैच होना चाहिए, मतलब जो भी आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन में होगा, और जो ऑप्शन में होगा वही आंसर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1A चल रहा है हमारा। 1A में हम लोगों ने एक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन देखा था जिसमें x का मान दिया था और y का मान ज्ञात करना था, ये एक देखा। अब हम लोग देखे दूसरा क्वेश्चन जिसमें dx का मान दिया हुआ था, dy का मान दिया हुआ था, d का दिया था, x का मान ज्ञात करना था। और हम लोगों ने इसका एक दूसरा भी देख लिया कि dx दिया हो, dy दिया हो, d दिया हो और y का मान ज्ञात करना हो, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1A की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने अभी 2 टाइप का क्वेश्चन देख लिया है कि क्वेश्चन नंबर 1A में इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी हम लोग इसमें ही हम लोग तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि 1A में और कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ये हम लोग को निश्चय दिया हुआ है, इस निश्चय का मान ज्ञात करना है, और हमको ऑप्शंस दिए हुए हैं -1, -41, 41 और 1, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ये निश्चय का हमको मान ज्ञात करना है। तो निश्चय का मान ज्ञात करते वक्त क्या होता है ना बच्चे, जब हम लोग जब पेपर चेक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बच्चों को आता है लेकिन वो गुणा उल्टा सीधा कर देते हैं, उनको ये याद नहीं रहता है कि गुणा कहाँ से स्टार्ट करना है, या तो वो यहाँ पे पहले स्टार्ट गुणा कर देते हैं या सामने सामने कर देते हैं या इधर का इधर कर देते हैं। तो उनको पता होता है कि निश्चय का मान कैसे निकालना है, लेकिन वो क्या करते हैं गुणा करते वक्त गलत कर देते हैं, जिससे उनके मार्क्स क्या हो जाते हैं कट हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो ये याद रखो, जब भी आपको निश्चय का मान ज्ञात करने के लिए आए या निश्चय हल करने के लिए आए, तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो स्टार्ट यहीं से होगा। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 5 से, तो स्टार्ट भी आपको गुणा करना यहाँ से है। और ये याद रखो गुणा कैसे होगा, अपोजिट होगा। गुणा कैसे होगा, अपोजिट होगा, सामने या इस तरफ से या इस तरफ से नहीं होगा, ये वाला गुणा नहीं होने वाला है, ये वाला गुणा नहीं होने वाला है, कहाँ होने वाला है अपोजिट में गुणा होने वाला है, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से करना है गुणा,
जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा वहीं से गुणा भी स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मान लो अब इसमें 5 दिया है, तो 5 से स्टार्ट हुआ है, तो 5 का डायरेक्ट क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है, अपोजिट गुणा करना है। ठीक है, तो 5 का अपोजिट गुणा करेंगे तो मतलब क्या करना रहेगा हमको, 5 गुणे -4। ठीक है, यहां तक हो गया। बाद में निश्चय सॉल्व करते वक्त आप लोग को पता है बीच में हम लोग माइनस का निशान लगाते हैं। अब दूसरा गुणा, अब दूसरा गुणा ये भी क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा। इसमें होगा, इसमें 3 गुणे -7 करो या -7 गुणे 3 करो, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। इसमें भी आप चाहो तो -4 को पहले लिख लो, 5 को बाद में लिख लो, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत कर लोगे। इसीलिए ये क्वेश्चन करते वक्त ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन स्टार्ट करना है, जो भी पहली संख्या है वहीं से हमको स्टार्ट करना है। तो पहली संख्या क्या है, अब इस क्वेश्चन में तो 5 है, तो 5 से स्टार्ट करना है। 5 का क्या करना है, डायरेक्ट अपोजिट जो भी रहेगा उसके साथ गुणा कर दो। वैसे ही इस तरफ जाओ, फिर ऊपर की तरफ, यहाँ पर भी अपोजिट, और इनके बीच में क्या डालना है हमको, माइनस। गुणा आप लोग जानते ही हैं, तो 5 चौके 20। अब ये याद रखना, 4 के आगे माइनस लगा हुआ है। अगर 4 के आगे माइनस लगा हुआ है तो गुणा करके क्या मिलेगा हमको, -20। वैसे 3 और 7 का गुणा होगा तो 7 त्रिक 21, लेकिन 7 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो 7 के आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये गुणा करके क्या आएगा, -21। ये गुणा करके क्या आएगा, -21। लेकिन निश्चय सॉल्व करते वक्त बीच में भी क्या होता है, माइनस होता है। जैसा मैंने आपको बताया बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, +21। ठीक है, 5 गुणे -4 हो गया -20, 7 त्रिक 21, -21, और ये माइनस 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 हो गया प्लस, तो ये क्या मिला हमको, +21। -20 +21, ये आपको मालूम है कि धन और ऋण का निशान होता है, तो हम लोग हमेशा घटाते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। तो अब 20 के आगे क्या है, ऋण है, 21 के आगे क्या है, धन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, तो 21 में से 20 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, उत्तर 1 मिलेगा। और हमको चिन्ह लगाना रहता है बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 21 है। तो बड़ी संख्या 21 है, तो 21 के आगे क्या है, धन। तो इसीलिए उत्तर किस में आएगा, धन। और जैसे मैंने बताया था, अब इसमें उत्तर यहीं तक नहीं छोड़ना है, ये जो उत्तर मिला है इसको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में सही उत्तर है। तो कौन से ऑप्शन में सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, ऑप्शन डी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आप लोगों को। तो जब भी निश्चय सॉल्व करेंगे, ये बात का ध्यान देना है कि जहां पे क्वेश्चन जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से गुणा भी स्टार्ट करना है। ये तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से कभी स्टार्ट करेंगे, किसी का मन करेगा वो नीचे से यहाँ चालू कर देगा, कोई यहाँ चालू कर देता है। तो ये याद रखो, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहां से, और तिर्यक गुणा करना है, मतलब तिरछे में उसकी गुणा करना है, आजू बाजू कहीं नहीं करना है, तिरछे में। तिरछे में जो भी संख्या होगी उसके साथ गुणा करना है, बीच में माइनस लगाना है, वापस से तिरछे में गुणा करना है। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे तो निश्चय सॉल्व करना बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। और ये जो निश्चय सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट हर बार आता ही है 1 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ए में भी आता है, क्वेश्चन नंबर 1 बी में भी आता है, दोनों में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल होता है, तो ये दोनों में क्वेश्चन आता है। बस इतना ध्यान रखना है कि गुणा करते वक्त, क्योंकि बच्चों की गलती यही गुणा करते वक्त होती है, बाकी उनको पता रहता है बीच में माइनस आएगा, लेकिन गुणा करते वक्त तो भूल जाते हैं कहाँ पे किसका गुणा होने वाला है। तो आप ये याद रखेंगे कि सवाल जहां से चालू हो रहा है उसका गुणा अपोजिट में करना है, तिर्यक गुणा करना है। तो जो दूसरी संख्या बचेगी उसका भी तिर्यक गुणा करना है, और बीच में क्या लगाना है, माइनस। तो आपकी गड़बड़ नहीं होगी और आपका आराम से ये 1 मार्क्स के लिए पक्का हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपके 1 मार्क्स के लिए आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 ए का 3 क्वेश्चन देखा है हमने।
कुछ काम है? फिर बाद में करो, बाद में करो बेटा, बाद में करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1A का अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा है। पहला क्वेश्चन हमने देखा कैसा था कि x का मान दिया था, y का मान ज्ञात करना था। ये क्वेश्चन हमने देखा है, ये 1A में ऐसा आ सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने क्या देखा है कि हमको dx का मान दिया हुआ है, dy का, d का और x का मान ज्ञात करना है, या तो इसका अपोजिट हो सकता है y का मान ज्ञात करना। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। और तीसरा हमने देखा निश्चय का मान ज्ञात करना, कि एक निश्चय हमको दिया होगा, उसका हम लोग मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1A के इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 1B की, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1B की, तो ये दोनों जो क्वेश्चन थे जिसमें हमको x का मान ज्ञात करना था, dx, dy और d दिया हुआ था, x का मान ज्ञात करना था, ये क्वेश्चन, और साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन निश्चय का मान ज्ञात करना, ये दोनों क्वेश्चन 1A में भी आ सकता है, 1B में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। अब डिफरेंस क्या है 1A और 1B में? 1A में आपको ऑप्शन लिखना रहता है कि कौन सा ऑप्शन सही है, और 1B में क्या करना है आपको? 1B में क्या करना रहता है? 1B में आपको क्वेश्चन 2 स्टेप में करना रहता है और उसके आंसर लिखना रहता है। जैसे सपोज ये क्वेश्चन आपको 1B के लिए आ गया, तो 1B के लिए अगर आ गया, सपोज ये क्वेश्चन आपको 1B के लिए आ गया, तो 1B में आपको क्या होगा? x का मान ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको ये ऑप्शन नहीं दिए होंगे, तब आपको इस प्रकार के 4 ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन रहेगा और x का मान ज्ञात करना होगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता ही है, x बराबर dx/d, तो इस तरीके से फॉर्मूले में मान रखना है 49/7 और उत्तर आ गया 7। यहाँ तक ही करना है, तब आपको ऑप्शन नहीं ढूंढना है कि ऑप्शन ए कहाँ है, बी कहाँ है, उस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। तो 1B में आप इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन की तैयारी आप 1B के लिए भी कर सकते हैं। और इसमें कैसा होता है कि ये जैसे कि सपोज आपको ये क्वेश्चन नहीं हल करने नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला भी इतना फॉर्मूला भी लिख लेते हैं तो भी आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप इतना फॉर्मूला भी लिखेंगे तो भी आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, निश्चय मान ज्ञात करते हैं, इसमें अगर आप गुणा भी कर लेते हैं, इतना भी कर देते हैं, तो भी इस पे आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा और उत्तर निकालने पे आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा होता है, इतना भी करेंगे तो आधा मार्क्स मिल जाएगा और जो आपने उत्तर निकाला है उस पे आधा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके 1B में भी आ सकते हैं, 1A में भी आ सकते हैं, 1B में भी आएंगे। 1B में बस ये डिफरेंस रहेगा, तब आपको इस प्रकार से ऑप्शन नहीं दिया होगा, आपको खुद सॉल्व करना होगा। और अब जैसे कि आपको इसमें मान लो जो उत्तर मिला है, आप अपने उत्तर की जांच इसमें से कर सकते हैं कि भाई मैंने जो उत्तर लाया है वो ऑप्शन में है या नहीं है। लेकिन 1B में आपको इस प्रकार से उत्तर की जांच करने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। हो गया, तो अभी इसमें अभी 1A में हम लोग समझ गए हैं कि 4 क्वेश्चंस होते हैं, 1A और 1B दोनों में, दोनों में 4 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स के, और कोई चारों के चारों करने होते हैं। उसमें हमको कोई सहूलियत या छूट नहीं मिलती कि 3 में से 2 करना है, 3 में से 1 करना है, ऐसा नहीं होता है। हमको चारों के चारों क्वेश्चन हल करने होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, 1 लाइन के क्वेश्चन आते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये कैसा है कि 4 ही पार्ट आपके पास है, 2 पार्ट तो कैंसल हो गए हैं, 4 ही पार्ट आप लोगों के पास है। तो आपको ये समझ के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 1A में और 1B में दोनों में कम से कम एक-एक मतलब 1A और 1B दोनों में जो 4 पार्ट है उनमें से एक-एक क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप मान लो जैसे कि छोटे-छोटे क्वेश्चंस की अगर स्टार्ट करते हैं तैयारी करना, तो ये समझ के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 1A और 1B दोनों में चारों पार्ट से एक-एक क्वेश्चन आने ही वाला है।
ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2A की तरफ जाते हैं। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2A की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2A में हम लोगों को 3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से हमको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। और ये होती है कृतियां। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो कृति के ऊपर होता है। ये जो क्वेश्चन होता है वो कृति के ऊपर होता है और ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 2 मार्क्स का हो गया। तो एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का करना होता है, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से कोई 2 आपको करना है। तीनों के तीनों करने की जरूरत नहीं है। हेलो मैम। हेलो मैम, मैं कौन सा स्टैंडर्ड का है? ये बेटा 10th का चल रहा है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तो क्वेश्चन 2A में आपको 2 कृतियां, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तीनों अगर आपको आता है तो आप जो तीसरा क्वेश्चन है वो पेपर हल होने के बाद लास्ट के लिए रखिए, अभी मत सॉल्व करते रहिए। पहले आपको जो 40 मार्क का पेपर है आप वो अच्छे से हल करिए। वो हल करने के बाद आप एक बार पहले रीचेक करिए। कभी भी आपका जब पेपर होता है तो आपका पेपर हो गया, आपको लग रहा है कि मैंने 40 मार्क का पूरा पेपर हल कर लिया, तो आप एक बार अपना पेपर फिर से रीचेक करिए कि मैंने जो सॉल्व किया है। क्योंकि कभी-कभार क्या होता है, जब भी हम सॉल्व करते हैं प्लस माइनस में कोई मिस्टेक हो जाती है या गुणा करते वक्त कुछ मिस्टेक हो जाती है या कुछ ना कुछ छोटी-मोटी गलतियों की वजह से हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो पहले एक बार जो आपने 40 मार्क का किया है उसको रीचेक करिए, उसके बाद जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं उनको करिए, बाद में अगर आपको आते हैं तो आप उनको हल करिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2A की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2A में इस प्रकार से आपको 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में से आ सकता है क्वेश्चन, जैसे कि ये दिया हुआ है। समीकरण 2x माइनस y बराबर 4 का आलेख खींचने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। ठीक है, ये हमको एक समीकरण दिया हुआ है, इसके ऊपर से आलेख खींचने के लिए हमको ये जो बॉक्स दिए हुए हैं ये बॉक्स फिल करने हैं। ठीक है, अब ये याद रखना क्वेश्चन नंबर 2A में हमको 4 बॉक्स मिलते हैं, 1 2 3 4। हमको टोटल क्वेश्चन नंबर 2A वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें हमको 4 बॉक्स मिलने वाले होंगे और हर बॉक्स पे आधा नंबर होता है। ये बॉक्स पे आधा नंबर, ये बॉक्स पे आधा नंबर, ये बॉक्स पे आधा नंबर और ये बॉक्स पे आधा नंबर। इस प्रकार से हमारा मार्क का डिवाइडेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2A है इसमें 4 बॉक्स आपको फिल करने होंगे। जैसे एक तरीके से समझ लीजिए फिलिंग द ब्लैंक्स है। जैसे आप साइंस में हो गया या हिस्ट्री, इन सब में आप फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं, वैसे आप समझ लीजिए कि मैथ्स में भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2A है इसमें आपको 4 फिलिंग द ब्लैंक्स मिलने वाले हैं और हर फिलिंग द ब्लैंक्स का आधा मार्क्स होगा। आधा आधा 1 और ये और आधा जोड़ देंगे हम लोग, 1 और 1 2 मार्क्स। ठीक है, अभी कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो देखते हैं। हमको दिया है कि समीकरण 2x माइनस y बराबर 4 का आलेख खींचने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो। ठीक है, तो पहला हम लोग ये समीकरण उतार लेंगे। जिस समीकरण के बारे में बात हो रही है पहले वो समीकरण उतार लो। ठीक है, अब हम लोग पहले इस तरफ देखेंगे। इस तरफ आप लोग देखेंगे तो x का मान नहीं दिया हुआ है, बॉक्स क्या है? खाली है। y का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे वाला बॉक्स भी खाली है। तो अब क्या करेंगे, पहले हमने ये समीकरण उतार लिया। अब हमको क्वेश्चन में x का मान तो दिया हुआ नहीं है, अब हमको क्या दिया हुआ है? y का मान। तो क्या करेंगे,
y बराबर 6 लेंगे समीकरण में रखने पर। मतलब ये जो समीकरण है इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 6 रखेंगे। ठीक है, अब समीकरण में जहां पर भी y होगा उस जगह हम लोग क्या मान लिखेंगे, 6 लिखेंगे। x को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि x का तो कोई मान दिया हुआ नहीं है। तो समीकरण को उतार लिया, 2x ऐसे का ऐसा उतार लिया। अब y की जगह हमको क्या लिखना है, 6 लिखना है। क्यों? क्योंकि y का मान समीकरण यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, y का मान 6 लिखेंगे, बराबर वैसे का वैसा समीकरण में बराबर वैसा लिख देंगे, 4 वैसे का वैसा उतार लेंगे। ठीक है, अब इसके पहले हम लोगों ने यही समझा था कि जब भी हम लोग किसी भी चीज का पक्षांतर करते हैं उसको बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ लेके जाते हैं तो उसका चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित होता है। अब जैसे यहाँ पे -6 है, अब इसका अगर हम लोग इसको बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो जरूर कुछ परिवर्तन होगा। तो ये माइनस है तो इसका परिवर्तन होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो जब इसका हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे जाकर क्या बन गया, प्लस बन गया। 2x वैसे का वैसा उतार लिया, 6 का पक्षांतर कर दिया, इस तरफ ले आए, इस तरफ माइनस था, जब इस तरफ आ गया बराबर के तो क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 वैसे का वैसा उतार दिया। ठीक है, 6 और 4 जोड़ दिया, कितना हो गया, 10 हो गया। 2x वैसे का वैसा उतार लिया, बीच में बराबर वैसे का वैसा उतार लिया। अब जैसा हम लोगों ने प्लस और माइनस के लिए सीखा है वैसे हम लोगों ने गुणा और भाग के लिए भी सीखा है। 2 और x के बीच में क्या है, गुणा है। तो 2 और x के बीच में क्या है, गुणा है। अब 2 का भी अगर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ये गुणा में है, जब पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। भाग में मतलब कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया नीचे की तरफ। एक सेकेंड, ये कहाँ पर आ गया, नीचे की तरफ आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे, 10 में 2 से भाग दे देंगे, 2 एक कम 2, 2 बचे 10। उत्तर क्या मिला, x बराबर 5। ठीक है, समीकरण में y बराबर 6 पहले से दिया हुआ था। हमने क्या किया, समीकरण में जहां पर y है वहां पर क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। और जैसे हमने 6 रखा, समीकरण को सॉल्व किया तो हमको x का मान क्या मिला, 5। अब क्या करेंगे, जो बॉक्स है, इतना याद रखो, सॉल्व करने पे मार्क्स नहीं, बॉक्स में भरना भी हमको। तो x की जगह क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि हमको सॉल्व करने पे क्या मिला है, 5। यहाँ पर क्या है, x, y, x, y है, तो क्या करेंगे, x का मान क्या है, 5, तो 5, y का मान क्या है, 6, तो 5, 6। इस तरीके से हमने ये दोनों बॉक्स सॉल्व कर लिए। अब दूसरे दोनों बॉक्स देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, पहले हमको क्या दिया था, y का मान दिया हुआ था और x का मान ज्ञात करना था। अब हमको अपोजिट दिया हुआ है, अब हमको x का मान दिया हुआ है और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम वही समीकरण है, समीकरण अलग नहीं है, सेम आपका सेम समीकरण है। 2x - 4 = 4। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पर 3 रख लेंगे। x जहां पर भी x होगा वहां पर क्या मान रखेंगे, 3। तो x कहां पर है, 2x, 2 के बाजू में क्या है, x है। तो अब उस जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे। y को वैसे का वैसा रहने देंगे, बराबर को वैसे का वैसा उतारेंगे, 4 को वैसे का वैसा उतारेंगे। ठीक है, तो 2 तियां 6, माइनस वैसा का वैसा, y वैसा का वैसा, बराबर वैसा का वैसा, 4 वैसा का वैसा, वैसे ही उतारेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, चरांक को इस तरफ रखे रहेंगे और संख्या का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। अब ये जो 6 यहाँ पर, जिसे मैंने पहले भी बताया था कि 6 के आगे कुछ नहीं है, तो 6 के आगे हम लोग क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। 6 के आगे हम लोग क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। तो अब ये प्लस का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर, तो यहाँ पर प्लस है तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो -y वैसे का वैसा रहेगा। अब 6 पक्षांतर होके क्या हो गया, -6 हो गया।
अब 6 में से जैसा आप मान, अब ये 4 के आगे कुछ नहीं तो क्या होता है, धन होता है, ठीक है। अब धन और ऋण हमको पता है क्या करते हैं हम लोग, घटता है। तो 6 में से क्या होगा, 4 घटेगा, 6 में से 4 जाएगा, कितना उत्तर आता है, 2। लेकिन चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या है, 6 है। तो बड़ी संख्या के आगे क्या लगा है, चिन्ह ऋण। तो 2 के आगे भी क्या लगेगा, ऋण, ठीक है। माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर हमको मिलेगा 2, ठीक है। तो टेबल में x का मान दिया हुआ था, y का मान हमने सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। यहाँ पर भी मान लिखेंगे x, y, x का मान क्या है, 3 है, कॉमा y का मान क्या है, 2, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2A में आपको ये बॉक्स आएंगे, ये बॉक्स आपको भरने होते हैं और इस बॉक्स के ऊपर ही आपको मार्क्स मिलते हैं। ये बॉक्स भर दिए आधा मार्क्स, ये बॉक्स भर दिया आधा मार्क्स, ये आधा और ये आधा, ऐसा ऐसा करके आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे इसमें भी कैसा होता है कि अगर आप सॉल्व करेंगे अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे, अगर आप बॉक्स में मान लिख देंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बॉक्स में ही मान रखने के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 2A में आपको ऐसी 2 कृतियां आएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण से आने वाली है, 3 होगी, 3 में से आपको 2 हल करना है, कोई भी 2 हल करना है। तो आपके पास 4 पार्ट है, 4 में से किसी में से भी आ सकता है, लेकिन 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में से इस प्रकार से बहुत ही सिंपल, कुछ करना नहीं है। समीकरण दिया होगा, मान दिया, एक चरांक का मान दिया होगा, दूसरे चरांक का मान निकालना है, बहुत सिंपल है। अगर आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता है तो आपके लिए पास होना बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है। सिर्फ जो इसमें क्या किया हमने सिर्फ पक्षांतर किया, जोड़ किया, भाग दिया और क्या किया, यहाँ पे क्या किया, पक्षांतर किया, ऋण किया, भाग दिया। तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए। अगर आपको बेसिक जोड़, घटाना, गुणा, भाग भी आता है तो आपको अच्छे से अच्छा आप मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको 2 मार्क्स के लिए आता है इस प्रकार से, ठीक है। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1A देखा, 1A में सब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2A देखा, जिसमें क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, क्वेश्चन नंबर 2A में देखा हम लोगों ने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 4 बॉक्स हो गए और चारों बॉक्स, हर बॉक्स का आधे मार्क्स होते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं कि आपने सॉल्व किया तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आप बॉक्स में फिल भी कर रहे हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A। अब क्वेश्चन नंबर 2B में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2B में क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2B अगर हम 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण की बात करते हैं तो हमको कोई 2 समीकरण आ सकते हैं जिसको हम लोग कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, जैसे कि क्रैमर के नियम से हल कर सकते हैं या आलेख विधि से, किसी भी मतलब सिंपल विधि से हम लोग उसको हल कर सकते हैं। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन नंबर 2B में आएगा। 2B में आपको कृति नहीं आने वाली है, 2A में ही आपको कृति रहेगी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2A और 2B। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3A की। इसमें भी आप लोगों को क्या करनी होगी, कृति हल करनी होती है, कोई एक कृति आपको हल करनी होती है, ठीक है। तो अब हम लोग 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में से देखते हैं कि किस प्रकार की आपको कृति आ सकती है। अब ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 2A में आपको 4 बॉक्स हल करने थे, इसमें आपको 6 बॉक्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें आपको 6 बॉक्स हल करने होंगे, ठीक है। ये किस प्रकार हल करने होंगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग को युगपत समीकरण दिया हुआ है, युगपत समीकरण 3x - 2y बराबर 3 तथा 2x + y बराबर 16 को क्रैमर विधि से हल करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण करो, ठीक है। ये हमको क्रैमर विधि से ये क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। ये दोनों समीकरण हमने उतार लिया, 3x - 2y बराबर 3
और 2x प्लस वाई बराबर 16। दोनों समीकरण हमने क्या किया, उतार लिया। ठीक है, पहला हम लोगों ने डी का मान निकालेंगे। तो इसके लिए देखो आपको सबसे, ठीक है, यहाँ पे तो जैसे अब जैसे आपको ये कृति में है, तो कृति में क्या है कि आपको ऑलरेडी ये दिया हुआ है। डी का क्या बोल सकते हैं, डी को एक तरीके से डी के जो सारे मान हैं वो लिख के दिए हुए हैं। लेकिन अगर मान लो आपको सिर्फ समीकरण आता है, ये क्वेश्चन नंबर 3A की बजाय किसी और क्वेश्चन में आता है, जैसे कि 2B में आ गया, जिसमें आपको कृति के रूप में नहीं हल करना, आपको खुद हल करना है। तो जब आपको खुद हल करना होगा तो इस प्रकार से ये आपको दिया नहीं होगा मान। तो इसके लिए आपको सूत्र याद होना बहुत जरूरी है कि डी का क्या सूत्र है, dx का क्या है और dy का क्या है। तो d का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आप सबको पता ही होगा, जहां तक आप लोगों का पोर्शन हो चुका है। d का सूत्र होता है a1 a2 b1 b2। ठीक है, d का जो सूत्र होता है वो होता है a1 a2 b1 b2। तो हम लोग कैसे लेते हैं, ये होता है हमारा a1, जो x के साथ गुणांक होता है वो a1 होता है, जो y के साथ गुणांक होता है वो हमारा b1 होता है, और ये हमारा होता है c1। ठीक है, वैसे ये हमारा a2 होता है, ये हमारा b2 होता है, और ये हमारा होता है c2। ठीक है, तो d का जो पहला फॉर्मूला है, d का फॉर्मूला क्या है, d का फॉर्मूला है a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 लेंगे, a1 क्या आया है 3, तो 3 उतार लेंगे। a2 क्या आया 2, तो क्या करेंगे 2 उतार लेंगे। उसके बाद क्या होता है b1 b2, b1 क्या है -2, तो -2 उतार लेंगे। b2 क्या है 1, तो क्या करेंगे 1 उतार लेंगे। अभी जैसे इसके पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1A में देखा था, कैसे करते हैं हम लोग तिर्यक गुणा। स्टार्ट कहाँ से करना है, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट करना रहता है, उसका गुणा तिरछे करना रहता है। तो 3 का गुणा किसमें करना रहेगा 1 में। यहां से भी तिर्यक गुणा होगा, तो 2 का गुणा किसमें होगा -2 में। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 3 कितना हो गया 7। तो डी का मान हमको मिल गया 7। तो पहले वाले बॉक्स में हम लोग कितना भर देंगे 7, पहले वाले बॉक्स का मान हमको मिल गया। ठीक है, दूसरा वाला dx ऑलरेडी हमको मान निकाल के दिया हुआ है, dy का मान निकालना है। तो अभी हम लोग dy का मान निकालेंगे। dx का मान हमको निकाल के दिया हुआ है, dx का फॉर्मूला वैसे आप लोग को मालूम होगा क्या होता है, c1 c2 और d1 d2। वैसे dy का भी हमको मान निकालना है, जैसे जैसे आपको एक क्वेश्चन में है, इसमें dy का मान नहीं दिया हुआ है, इसको एक फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में दिया हुआ है। और dy का क्या फॉर्मूला होता है, dy का फॉर्मूला होता है a1 a2 c1 c2, ये होता है dy का फॉर्मूला। a1 a2 मतलब a1 क्या होगा 3, a2 क्या होगा 2, a1 क्या होगा, a1 क्या होगा 3 और a2 क्या होगा 2। तो हम लोग क्या करेंगे dy का निकालते वक्त 3 और 2 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा क्या होता है dy का फॉर्मूला c1 c2, तो c1 c2 क्या है 3 और 16, तो क्या लिख लेंगे हम लोग 3 और 16। और वैसे ही बाकी जैसा हम लोग निश्चय का मान ज्ञात करते हैं, कैसे करते हैं तिर्यक गुणा करते हैं। कहाँ से बताया था मैंने, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट करना है और तिर्यक गुणा। तो 3 का गुणा 16 में, बीच में माइनस का निशान लगाना है, और 3 का गुणा 2 में, 16 त्रिक 48, 3 दूनी 6, 48 में से 6 गया 42 आया। ठीक है, ये किसका मान मिल गया हमको dy का। ये हमारा कितना ब्रैकेट हो गया, ठीक है, पहला ब्रैकेट हमने ये भर लिया, दूसरा ब्रैकेट dy का मान भरना था वो भर दिया, तीसरा ब्रैकेट था हमको dy का मान निकालना, तो वो भी हम लोगों ने क्या किया निकाल लिया 42। 3 ब्रैकेट हम लोगों ने भर लिया। अभी चौथा क्या ब्रैकेट है हमारा, x का मान निकालना है, पांचवा हमको y का पहले फॉर्मूला लिखना है और y का मान निकालना है। इस तरीके से हमको और 3 ब्रैकेट सॉल्व करने हैं।
x बराबर क्या है, dx बटे d, आपको ये फॉर्मूला पता है, तो dx का मान क्या है, 35 है, 35 उतार लेंगे। d का मान क्या है, d का मान हम लोगों ने इसमें निकाला था, कितना था, 7, तो d का मान लिख देंगे 7, 7 पचे 35, तो x बराबर क्या हो गया, 5। वैसे y का पहले हमको फॉर्मूला लिखना है, हमको जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें से हमको एक में फॉर्मूला लिखना है। तो dy बटे d, ये y का फॉर्मूला था, आप लोग को मालूम है। dy का मान क्या मिला है, 42, और d का मान क्या मिला है, d का मान मिला है 7, तो 42 बटे 7, तो 7 को भाग दे दिया, 42 को भाग दे दिया 7 से, 7 6 42, तो y का मान कितना मिल गया, 6। तो बच्चे लोग ये आप ध्यान रखिए कि जब आप 3A वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को 6 ब्रैकेट आएंगे और हर ब्रैकेट आधा मार्क्स का होगा। 2A का सॉल्व करेंगे तो 4 ब्रैकेट होगा और 3A का सॉल्व करेंगे तो 6 ब्रैकेट होगा और हर ब्रैकेट जो होगा वो आधा आधा मार्क्स का होगा। ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 2A जो था वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस प्रकार से आपको 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में से इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ऐसा है कि बहुत हद तक तो आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बुक से ही आते हैं। एक आध क्वेश्चन आपको बाहर से आ सकता है, उसमें भी नंबर संख्या चेंज होती है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बाकी अगर आप बुक से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं डी ग्रुप के क्वेश्चन, तो वो आपको मिल जाते हैं, कोई बाहर से आपको इतना तैयारी करने की जरूरत नहीं, एक आध क्वेश्चन आपको बाहर के आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो अभी ये जो क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसा आ सकता है और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आ सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको क्रैमर नियम आ सकता है कि क्रैमर नियम हल करो, या फिर आ सकता है आलेख विधि हल करो। आलेख विधि आपको क्वेश्चन नंबर 3B में भी आ सकती है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी आ सकती है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है, कभी कभी क्वेश्चन की जो संख्याएं होती है थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बटे में होती हैं, तो आपको प्रश्न क्रमांक 4 के लिए भी आलेख विधि या क्रैमर के नियम आ सकते हैं। जनरली 3B में आते हैं, या तो 3A में आएगा तो आपको कृति के रूप में हल करना होगा इस प्रकार से, और अगर 3B में आया तो आपको ये कृति के रूप में नहीं हल करना होगा, तब आपको सारे फॉर्मूले खुद याद होने चाहिए। D का फॉर्मूला, dx का फॉर्मूला, dy का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप क्रैमर नियम कर पाएंगे। तो आप ये जो क्रैमर नियम के फॉर्मूलेज हैं, अगर आप याद करके रखेंगे तो आपके लिए बेटर है। कृति के रूप में आए तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, बिना कृति के रूप में आएगा तो भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 में भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। इस प्रकार के जो शाब्दिक प्रश्न होते हैं, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण पढ़ें, तो उसका यूज क्या है या उसका एप्लीकेशन क्या है, तो वो एप्लीकेशन टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। किसी आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम लोग को आयत की परिमिति दी है 40 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है। इस प्रकार की 2 शर्तें हमको क्वेश्चन में मिल गई है। जिस प्रकार से हम लोग युगपत समीकरण हल कर रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं 2 शर्तें इसमें होती हैं, ताकि हमको 2 समीकरण मिल जाए, ताकि हम इजीली उसको सॉल्व कर सकें। तो पहला हमको ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इसमें ये जो पहली लाइन है, आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर है, इसमें हमको एक समीकरण हम बना सकते हैं, युगपत समीकरण। और दूसरा जो है, आयत की लंबाई जो चौड़ाई की दुगनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है, ये जो सेकंड वाली शर्त है, इसमें हम लोग अपना दूसरा रेखीय समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को अगर किसी भी चीज का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग कुछ अपनी तरफ से मानते हैं, जैसे आप लोग सीखते आए हैं। तो हम लोग मान लेंगे कि भाई आयत की लंबाई जो है वो x सेंटीमीटर है और आयत की जो चौड़ाई है वो y सेंटीमीटर है। हमने मान लिया लंबाई को x सेंटीमीटर, चौड़ाई को y सेंटीमीटर। अब पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि आयत की परिमिति क्या है? 40 सेंटीमीटर। आप लोगों को मालूम है आयत की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? सब जानते हैं कि 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई, ये आयत की परिमिति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई क्या माना है हमने? x माना है। चौड़ाई क्या माना है हमने? y माना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 गुणे x धन 2 गुणे y। और पहली शर्त हमको क्या दी कि आयत की परिमिति कितनी है? 40। तो बराबर क्या होगा? 40। ठीक है, 2 गुणे x धन 2 गुणे y बराबर 40। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस वाई बराबर 40। x प्लस वाई बराबर 40। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कैसे आया? 2 गुणे x प्लस वाई बराबर 40। ठीक है, जैसा हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं भाई आयत की लंबाई, आयत की परिमिति क्या होती है? 2 गुणे लंबाई धन 2 गुणे चौड़ाई। लंबाई को क्या माने हो? x सेंटीमीटर, चौड़ाई को क्या माने हो? y सेंटीमीटर। तो 2 गुणे x धन 2 गुणे y बराबर क्या होगा? 40। तो 2 क्या हो गया? 2 दोनों में है, 2 को कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा? x प्लस वाई बराबर 40। अब क्या किया यहाँ पे? 2 देखो यहाँ पर गुणा में है। अभी तक हम लोग सीखते हैं जब भी किसी चीज का पक्षांतर होगा तो गुणा में है तो भाग में होगा, और भाग में होगा तो गुणा में होगा। तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पर ये 2 क्या है? इसके साथ गुणा में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा? भाग में होगा। तो 40/2, तो 2 एक कम 2, और इसको जब हम लोग 40 में 2 से भाग देंगे तो उत्तर क्या मिलेगा? 20। तो x प्लस वाई बराबर कितना मिलेगा? 20। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ये हमको पहला समीकरण सॉल्व करने पर मिल गया एक सिंपल रूप में। दूसरी शर्त क्या दी है? दूसरी शर्त ये दी है कि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, आयत की लंबाई कितनी है? x है। ठीक है, आयत की लंबाई हमने क्या माना है? x है। वो किसके बराबर है? चौड़ाई की दुगनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई की दुगनी से, चौड़ाई क्या माना था हमने? y। चौड़ाई के दुगनी, दुगनी मतलब किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का। चौड़ाई का दुगना, तो 2 का गुणा y में करेंगे तो क्या हो गया? 2y। से कितनी अधिक है? 2 अधिक है। तो जब भी अधिक आता है तो हम लोग धन करते हैं, कम आता है तो ऋण करते हैं। और यहाँ पे क्या है? दुगनी दी हुई है तो हम लोग 2 का गुणा करेगा। अगर तिगुनी रहेगी तो 3 का गुणा करेंगे, चौगुनी रहेगी तो 4 का गुणा करेंगे। तो हमको दूसरी शर्त क्या दी हुई है कि आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दुगनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो x बराबर 2y प्लस 2, ये हमको दूसरी शर्त के अनुसार मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 2y का पक्षांतर कर लेंगे, 2y को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? -2y। हम लोग जैसे जानते हैं कि पक्षांतर करते ही चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये एक तरीके से हमको दूसरा समीकरण मिल गया। ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण, दो रेखीय समीकरण मिल गया। x प्लस वाई बराबर 20 और x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, अब दोनों को हम लोग निश्चय विधि से हल कर रहे हैं। तो निश्चय विधि में पहले हम लोग d का मान निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है? अब इसको मान लिखना पड़ेगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, तो d का मान क्या रहेगा? d का फॉर्मूला है a1 a2। तो a1 मतलब x का जो भी गुणांक होगा, गुणांक कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। और a2 क्या होगा? x का जो भी गुणांक होगा, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 और 1। उसके बाद क्या है? b1 b2, b1 b2, तो y का गुणांक क्या है? कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1। यहाँ पे y का गुणांक क्या है? -2। ठीक है, अब जैसे आप लोगों को पता है कैसे करना है, सीधे गुणा, 1 का गुणा -2 में बीच में माइनस का निशान आएगा, 1 के कम 1, -2 और 1 का गुणा किया तो कितना हो गया? -2, 1 एक कम 1 -1,
-2 और -3, देखो दोनों में क्या है, माइनस माइनस का निशान है। हमको पता है माइनस माइनस रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, माइनस का। तो -2 और -1 कितना हो गया, -3, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। तो डी का मान मिल गया हमको -3। वैसे अब dx का मान निकालेंगे। dx का मान क्या है, फॉर्मूला क्या है, C1 C2 B1 B2, ठीक है। तो C1 C2 क्या होगा, C1 का मान क्या है 20, C2 का मान क्या है 2, B1 B2, B1 का क्या है गुणांक 1, B2 का -2, फिर तिरे गुणा करेंगे, 20 गुणे -2, बीच में क्या आएगा माइनस, और इन दोनों के बीच में भी तिरे गुणा करेंगे 1 गुणे, तो 20 दूनी -40, 2 एक कम 2, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और उत्तर किस में रहेगा, -42, ठीक है। अब वैसे हम लोग dy का मान निकालेंगे। dy का फॉर्मूला क्या होता है, dy का फॉर्मूला होता है a1 a2 और c1 c2, ये dy का फॉर्मूला होता है। तो a1 a2 लेंगे, a1 a2 क्या है, a1 a2 मतलब क्या आएगा, एक एक, a1 a2 इसका गुणांक क्या है, 1 है, इसका गुणांक क्या है, 1 है, इसका गुणांक क्या है, 1 है। तो यहाँ पर dy की जगह क्या आ जाएगा, 1 और 1, और क्या होता है C1 C2, तो 20, C1 का गुणांक, C1 क्या है 20, C2 क्या है 2, तो यहाँ पर dy की जगह आ जाएगा 20 और 2। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरे गुणा, इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर, तो 1 गुणे 1 का गुणा 2 में होगा, 2 एक कम 2, 20 का गुणा 1 में होगा, 20 एक कम 20। अब यहाँ पे देखो ये धन है और ये ऋण है, धन और ऋण क्या होता है, हम लोग घटाते हैं, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का। तो 20 में से 2 गया, कितना बचा 18, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़ी संख्या का। ये हमको मिल गया dy का मान, ठीक है। अभी तक जो हमने सॉल्व किया उसमें हमको dx d का मान मिल गया, dx का मान मिल गया, और dy का मान मिल गया, तीनों का मान मिल गया, ठीक है। अब हम लोग लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी थी, तो लंबाई को क्या माने थे, x माने थे, और चौड़ाई को क्या माने थे, y माने थे। अब x का क्या फॉर्मूला होता है, dx बटे d, तो dx का मान क्या मिला था, -42, तो -42, और d का मान क्या मिला था, -3, तो माइनस माइनस कट गया, 3 को क्या किया 42 से भाग दिया, उत्तर आएगा 14। तो x बराबर हमको क्या मिल गया 14। x किसको माने थे हम लोग क्वेश्चन में, लंबाई को माने थे, तो लंबाई हमको मिल गई 14। वैसे y का मान निकालेंगे, तो dy बटे d, y का फॉर्मूला क्या होता है, dy बटे d, dy का मान क्या होगा, dy का मान हमने जो निकाला था, क्या निकाला था, dy का मान निकाला था -18, और d का मान निकाला था -3, ठीक है। -18 और -3, माइनस माइनस कट गया, 3 छक 18, y बराबर क्या मिल गया हमको 6। तो x बराबर 14, y बराबर 6, तो आयत की लंबाई होगी 14 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपको 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में आने वाले हैं, जिससे हम लोग ने आज डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 1A से हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1A में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक बार हम लोग उसका देख लेते हैं वापस से कि क्या क्या हमने आज डिस्कस किया था। एक सेकेंड। तो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1A से ये डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 1A में जैसा मैंने बताया था आप लोगों को किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आने वाले, विकल्प वाले, जिसमें आपको विकल्प के ऑप्शन लिखने, ABCD कौन सा आएगा वो लिखना है, ठीक है। उसमें कैसा आ सकता है, x का मान, समीकरण दिया होगा, x का मान दिया होगा, y का मान आपको ज्ञात करना होगा, या y का मान दिया होगा, x का मान दिया होगा। आप ये पूरा सॉल्व कर लें,
तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन सही लिखना है। वर्णाक्षर लिखो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, विकल्पों में सही विकल्प का वर्णाक्षर लिखो। तो विकल्प का मान वर्णाक्षर का मान लिखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी, डी। जो ऑप्शन सही होगा उसका मान लिखिए। उसके बाद इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें dx का मान दिया होगा, dy का दिया होगा, b का दिया होगा, x का ज्ञात करना होगा, या तो उल्टा हो सकता है, हमको y का मान ज्ञात करना होगा। x का फॉर्मूला क्या होता है, dx बटे d, y का फॉर्मूला dy बटे d। ये क्वेश्चन नंबर 1A के लिए भी आ सकता है और 1B के लिए भी आ सकता है। तो 1B के लिए जब आएगा तब इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया होगा, तब आपको ये खुद सॉल्व करना होगा। तब आपको जो भी आंसर आएगा आपको सिर्फ वो आंसर लिखना है, तभी आपको ऑप्शन नहीं लिखना है। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से निश्चय का मान ज्ञात करने के लिए आपको आ सकता है 1A में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 1A में भी आ सकता है और 1B में भी आ सकता है। फर्क क्या होगा, 1A में ऑप्शन है, 1B में ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। इसमें करना क्या होगा, तिर्यक गुणा करना है। मैंने बताया जहां से भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा वहीं से तिर्यक गुणा करना रहता है और बीच में क्या आता है, माइनस का निशान। क्वेश्चन नंबर 2A में आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 में से आपको 2 कृतियां करनी होगी और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा, 2 मार्क्स के लिए होगा। और इसमें आपको कितने बॉक्स मिलने वाले हैं, 4 बॉक्स मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 में याद रखना 4 बॉक्स रहेंगे और हर बॉक्स का मार्क्स होगा आधा मार्क्स होगा। हर बॉक्स का आप उत्तर लिखोगे आपको आधा मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व कर रहे, बॉक्स में मार्क्स क्या कहीं ना कहीं बॉक्स में मार्क्स डाल रहे हैं तो भी आपको मान डाल रहे हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2A में आपको 4 बॉक्स मिलेंगे। और 2B में क्या होगा, 2B में आपको कोई भी समीकरण दिए होंगे, 2 युगपत समीकरण किसी भी विधि से हल करने के लिए सिंपल क्वेश्चन होंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है तो लंबा क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। 3A में क्या होगा, 3A में आपको 6 बॉक्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 2A जैसा ही है, ये भी कृति पे है, आपको एक कृति करनी होगी, इसमें आपको 6 बॉक्स मिलने वाले हैं और हर बॉक्स आधा आधा मार्क्स का होगा। ठीक है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 हो सकता है वो आप लोग को एप्लीकेशन पे आ सकता है। जो आपका 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण है उसका जो एप्लीकेशन क्वेश्चन होते हैं वो आ सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का आज हम लोगों ने समीक्षा की है, उसका अवलोकन किया कि किस प्रकार से अलग अलग जो क्वेश्चन नंबर्स हैं उसमें किस प्रकार से 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में क्वेश्चन आ सकते हैं। और पहले मैंने आपको ये बात कही है कि आपको 4 ही चैप्टर की तैयारी करनी है। तो जब 4 ही चैप्टर की तैयारी करनी है तो आप ये समझ के चलिए एक चैप्टर कम से कम 10 से 12 मार्क्स का आ सकता है। एक भी चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, आप आराम से 12 मार्क्स कवर कर लेंगे। आपके लिए बहुत ईजी है इस बार का गणित पास होना, क्योंकि आपको जो 4 चैप्टर है उसमें से भी बहुत सारा पोर्शन कैंसल हुआ है तो और ईजी है। प्लस आपको 20 मार्क का आपके स्कूल में ओरल होता ही है, ओरल बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल होता ही है, तो वो 20 मार्क आपके प्रैक्टिकल्स के भी कहीं ना कहीं होते हैं। बाकी आपको पासिंग तो बहुत ही ईजी है और बाकी आप चाहें तो अगर आप लोग के पास अभी भी समय है 3 महीने का, अच्छा प्रयास करेंगे तो आप लोग 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं। अलजेब्रा बहुत सिंपल सब्जेक्ट है और ये भी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कहीं भी बाहर से नहीं आता है। क्वेश्चन जो भी रहता है वो आप लोगों को क्वेश्चन जो भी रहता है वो आप लोगों को सारा आपके स्वाध्याय से आता है, कोई भी चीज बाहर से नहीं आने वाली, ना आपका क्वेश्चन बाहर से आने वाला है, ना संख्या बाहर से आने वाली। सेम टू सेम क्वेश्चन आपके स्वाध्याय का या तो आपके उदाहरण में से क्वेश्चन आएगा। एक आधा जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है उसमें एक आधा क्वेश्चन बाहर से थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है, वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपको वो भी इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों ने आज मेरा लेक्चर अटेंड किया, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे पूछते रहिए, ठीक है? और सबका पोर्शन हो ही चुका है, समय कम है और तैयारी ज़्यादा करनी है और जितना हो सके इतना आप कोशिश करिए कि सभी के सभी बच्चे इस साल पास हों, ठीक है? हेलो सर? सर हेलो?
हेलो हेलो। हाँ मैडम बोलिए। हाँ सर, हो गया, लेसन हो गया।